नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात आज कालीचरण की गिरफ्तारी और उस पर जारी सियासी घमासान की। दरअसल कालीचरण के गांधी पर दिए गए विवादित बयान के बाद अब उसकी गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ ही नहीं मध्य प्रदेश में इस पर सियासत छिड़ गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ रायपुर कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, तो वहीं कांग्रेस गांधी हमारे अभिमान के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कालीचरण की गिरफ्तारी पर यह सियासत क्यों हो रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। आखिरकार 4 दिनों बाद कालीचरण पकड़ा गया। गुरुवार की सुबह 4 बजे मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वैसे तो कालीचरण न तो कोई बड़ा संत था, न ही उसका किसी बड़े संगठन से कोई रिश्ता था, लेकिन उसके गांधी पर दिए गए विवादित बयान देश भर में चर्चा का विषय बन गया। यही वजह है कालीचरण की गिरफ्तारी पर देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है। कोई गिरफ्तारी का समर्थन कर रहा है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो इस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार भी शामिल है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कालीचरण की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तारी के दौरान इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। देखिए, सबसे पहली बात है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कालीचरण की गिरफ्तारी से खुश हैं या दुखी। महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति यदि गिरफ्तार हुआ है तो उससे प्रसन्न है या अप्रसन्न है। पहली बात तो ये है। प्रक्रिया तो बात की बात है, और प्रक्रिया का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है। नियम ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर में उसे आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना है, प्रस्तुत हो जाएगा। अभी आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सुना, अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सुन लीजिए। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। कालीचरण महाराष्ट्र का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हुई है, लेकिन इस पूरे खेल में छत्तीसगढ़ केंद्र में रहा है। वो इसलिए क्योंकि कालीचरण ने रायपुर में आयोजित धर्म संसद में गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, गिरफ्तारी तो कानून को अपना काम करना है। छत्तीसगढ़ में लगातार भगवान राम का अपमान करने वाले, उनके लिए आप शब्द बोलने वाले, उनको दुष्ट बोलने वाले, उनके ऊपर कब कार्रवाई करेगी भूपेश सरकार? ये भी तो प्रश्न छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है ना। कुल मिलाकर महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना कालीचरण के लिए एक काल बन गया। वो फिलहाल रायपुर पुलिस के गिरफ्त में है और उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है। टीम न्यूज स्टेट। तो गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अभी भी राजनीति इस पर जारी है। और ये राजनीति क्यों? क्या छत्तीसगढ़ को कोई प्रयोगशाला तो नहीं बनाया जा रहा है? सवाल यही। चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सच्चिदानंद उपासने जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और धनंजय सिंह ठाकुर हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में हमें एक्स डीजीपी भी ज्वाइन कर लेंगे, तो जो सवाल उठ रहा था कि प्रक्रिया गलत है, उसको लेकर भी सवाल पूछेंगे। लेकिन उपासने जी, खुशी नहीं हुई क्या सर गिरफ्तारी हो गई? देखिए, कानून तो निश्चित रूप से अपना काम करेगा ही, करना भी चाहिए। ये इसमें कोई खुशी और दुख की बात नहीं है। समीक्षा करने का काम कानून का है, कानून के जो रखवाले हैं उनका है। वे समीक्षा करेंगे कि भाई किस प्रकार से अपराध किया गया है, किस प्रकार से, और उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं, ये तय करने का काम अदालत का है। जो कि मामला अब अदालत तक चला गया है, इसलिए उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना खुशी है या गम है, ये अदालत तय करेगा कि प्रक्रिया सही है या गलत है।
ये सारी बातें अब अदालत तो ब्रजमोहन अग्रवाल को सर जल्दबाजी इतनी क्यों हो रही है कि वो ये कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ बोलने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं, थाने के अंदर संविधान को जलाने की बात करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं, राष्ट्रद्रोह का केस एक महाराज पर ठोक दिया गया। ये भूपेश सरकार का कानून है, अगर कोर्ट में मामला है, कोर्ट तय करेगा कि कौन सही है कौन गलत है, तो फिर वो क्यों सवाल उठा रहे हैं सर यहाँ पर कि राष्ट्रद्रोह गलत लगा सही लगा? यही बात तो ब्रजमोहन जी कह रहे हैं। हाँ, कि राजा को समानता का व्यवहार करना चाहिए, शासन को समानता का व्यवहार करना चाहिए। यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी पर गालियां दी जाती है, अभद्र भाषा का उनके प्रति सार्वजनिक रूप से बखान किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों छोड़ा जाता है जिसके खिलाफ? तो इस पर बात कीजिए ना सर। ये कोई हमारे महात्मा गांधी के बारे में कुछ भी बोल दे क्या सर? और आपको बता दें कि 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया, ये भी खबर मिल रही है फिलहाल, क्योंकि कोर्ट में पेशी हुई थी आज कालीचरण की और वहां से 2 दिन के लिए फिलहाल रिमांड पर भेजा गया है। उपासने जी, सवाल यही था, मोहन जी ने कहीं, हाँ, सवाल यही था कि गांधी जी के बारे में कोई कुछ भी बोले, कार्रवाई ना हो उस पर। कार्रवाई होनी, हम कहाँ कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं सर? इस प्रदेश में समानता का व्यवहार हो। गांधी जी कोई प्रभु श्री रामचंद्र जी से बड़े नहीं हो गए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में यहाँ पर जिस प्रकार की बातें इस प्रदेश में लगातार हो रही हैं, लगातार उन पर गांधी जी के बारे में कोई कुछ भी बोल सकता है? गांधी जी के बारे में कोई कुछ भी बोल रहे हैं? ये कहाँ बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं तो कार्रवाई सुनिश्चित करने से सरकार की जिम्मेदारी है। मैं पूछ नहीं रहा सर, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि क्या यही है भूपेश सरकार का कानून, तो क्या राष्ट्रद्रोह सही लगा गलत लगा? पहले इसका जवाब दे दीजिए, अन्य मामलों में क्या हुआ उसको मैं बाद में पूछूंगा। नहीं है, हाँ, राष्ट्रद्रोह वाली कोई बात नहीं है। धाराएं हैं, गाली दी है उन्होंने, बाकी अपने विचार व्यक्त किए हैं। नहीं, गाली देना ठीक है, मतलब ये कार्रवाई सही है गलत है, मैं तो ये जानना चाहता हूं आपसे। आप कंपेयर कर सर फिर गाली देना उचित नहीं है। हाँ, उनका गाली देना उचित नहीं है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। जैसे इस देश में अनेक प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं और जिस प्रकार के, तो बीजेपी को उनकी अभिव्यक्ति से इतनी सहानुभूति क्यों है सर? का भी समर्थन करने, बीजेपी को उनकी अभिव्यक्ति से इतनी सहानुभूति क्यों है? चंद्र जी कार्मिक है, अदालत में एफिडेविट देने वाले लोग हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर को गद्दार कहने वाले लोग हैं। तो ये जिन लोगों के मुखारबंद से ये सब बातें आती हैं, उनके लिए इस प्रकार का ये शोभा नहीं देता कि ये बदले की भावना से इस प्रकार की कार्रवाई करें। ये असमानता का व्यवहार करें। जो सत्ता पर है उनको सब प्रकार की समानता का व्यवहार करना चाहिए। चलिए, धनंजय सिंह ठाकुर जी, समानता नहीं हो रही क्या छत्तीसगढ़ के अंदर? देखिए लोकेन जी, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहता हूं, पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां संविधान सम्मत कार्रवाई होती है और संविधान से बड़ा यहाँ कोई भी नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अभी राज्य के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी, उनके पिता के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर होता है और छत्तीसगढ़ की पुलिस उत्तर प्रदेश जाकर उसको गिरफ्तार करके लाती है। 3 दिन जेल में रहते हैं, जमानत पर बाहर है। तो जहां संविधान है, वहां पर संवैधानिक कार्रवाई होगी। इस पर समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का कारण, क्योंकि कालीचंद कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा का एजेंट है और भारतीय जनता पार्टी का मैं तो कहूंगा हीडर एजेंडा है। ये कालीचरण ही नहीं, इसके पहले भी कई भाजपा से जुड़े लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति अमर्यादित, अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, बयानबाजी की है। उसमें कुछ लोग सांसद भी हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मंशा समझ में आता है। और अगर छत्तीसगढ़ में संवैधानिक कार्रवाई हो रही है, उसपे सवाल उठाकर उस कालीचरण जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अपमानित किए हैं, उसका समर्थन करने का भी लोग कर रहे हैं। ये समझ में आ गया कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है उसको एक धर्म संसद के माध्यम से, उस मंच के माध्यम से, कालीचरण बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है सर, ये जानकारी कहां से मिली? ये जानकारी देखिए, मैंने कहा ना, इसके पहले चीज उत्तराखंड के हरिद्वार में भी धर्म संसद का आयोजन हुआ था। वह किस प्रकार घटनाएं हुई है? नहीं, कालीचरण के बारे में बताइए सर, ये ठोस जानकारी कहां से मिली? क्या पुलिस में दी है आपने?
और फिर क्या और लोगों तक ये कड़ी जुड़ रही है कि कुछ ऐसा संदेश फैलाना चाहते हैं समाज को? अभी तो जांच शुरू हुई है ना, उनकी गिरफ्तारी हुई है ना भारतीय जनता पार्टी सर, टीवी पर बैठकर आप ऐसी बात बोलेंगे, वो भी इतने जिम्मेदार पद पर होने के बाद सीधी आप आरोप लगा रहे हैं कि एजेंट हैं। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आरएसएस, क्या प्रमाण है सर आपके पास कि एजेंट हैं आरएसएस या भाजपा के? भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, जिस प्रकार से इनके मंत्री की बौखलाहट है, जिस प्रकार के वरिष्ठ नेताओं की बौखलाहट है, तो इनकी बौखलाहट बता रही है कि उसका संबंध कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से भाजपा और आरएसएस से है, और वो हिडन एजेंडा के साथ काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, क्योंकि वहां भी उन्हें कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे ही वहां पे बर्ताव करने का काम किया है। उपासनी जी, एक सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार कई योजनाएं चला रही है, और एक हमेशा ये कहा जाता है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व है उसको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपनाया है, और उससे बीजेपी कहीं ना कहीं बौखलाई रहती है, चाहे गाय का मुद्दा हो, राम वन गमन पथ का मुद्दा हो। क्या इसीलिए क्योंकि इससे भाजपा का कोई सीधे तौर पर लेना देना नहीं, फिर भी पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया कि नहीं, केवल निंदा काफी थी, कार्रवाई की जरूरत नहीं। अब गृह मंत्री मध्य प्रदेश के सवाल उठा रहे हैं कि प्रक्रिया सही नहीं थी, हमें बताना चाहिए था पहले। अब जो बृजमोहन अग्रवाल हैं वो कंपैरिजन कर रहे हैं। जब आप लोगों से सीधा लेना देना नहीं इस मामले का, और एक व्यक्ति ने गलत बोला, उस पर सरकार या पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस पर कोर्ट में मामला सिद्ध होगा कि सही था या गलत था, धाराएं सही लगी या नहीं लगी, तो ये क्या बीजेपी की बौखलाहट है कि जबरदस्ती आप लोग बीच में आकर इस तरह की बयानबाजी कर एक फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एजेंडा बना रहे हैं हिंदुत्व का, वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए कि एक संत पर कार्रवाई हो रही है तो हम बोलेंगे बीच में? हम कुछ ना बोले तो तकलीफ होती है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कुछ नहीं बोल रही है, चुप बैठी है। हमसे बुलवाने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी बात, मैं इनके उस आरोप का कि ये बीजेपी और आरएसएस के एजेंट बता रहे हैं, इनकी अल्प बुद्धि पर मुझको तरस आता है कि किस प्रकार से आप अभी खुद ही कह रहे हैं कि जांच में पता चलेगा। जब आपको जांच में पता चलेगा कि वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट है, तो आप पहले से सार्वजनिक रूप से क्यों घोषित कर रहे हैं? मैं एक भी आरोप लगाता हूं इस पर कि ये पूरा आयोजन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा संचालित था। ये कार्यक्रम पूरी तरह से कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास जी के मुख्य संरक्षण में इस कार्यक्रम का आयोजन था। इस कार्यक्रम का प्रारंभ ही उनके मठ दूधाधारी मठ से हुआ था, और वहीं से पूरी शोभा यात्रा संतों की वही पूजा पाठ करके निकली थी। इस कार्यक्रम की पूरी भागदौड़ जो है प्रमोद दुबे, जो यहाँ के सभापति हैं नगर निगम के, वो कांग्रेस के हैं, वो संभाल रहे थे। गए तो वहां पर बीजेपी के नेता भी थे सर। आयोजन में क्या गड़बड़ है? आयोजन तो होते हैं, दिक्कत तो बयान से है सर। आप लोगों को आयोजन से दिक्कत है या बयान से दिक्कत है? आपको पूरी बात बता दूं, ये आरोप जो लगा रहे हैं ये कांग्रेस के साथ ही घूमते रहे। मैं साबित कर दूंगा, घूमते रहे। मुझे मौका कि जो जिम में जाते थे वो कांग्रेस के नेता के जिम में ही 3 घंटे तक वहां रहते थे। ये पूरी तरह से, ये जिस गाड़ी में यहाँ से तिल्दा गए ट्रेन में बैठे, वो भी कांग्रेस के नेताओं की गाड़ी में वहां जाकर बैठे। ये पूरी तरह से कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम था कि किसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व को बदनाम किया जाए, इसलिए सारा षड्यंत्र रच कर ये क्यों बोलने के लिए दूसरी बार अवसर दिया गया। तो आप तो किनारा कीजिए ना सर, आप बोलिए कि कालीचरण कहाँ के संत हैं, हम नहीं मानते उनको संत, आप उन पर कार्रवाई कीजिए। वहां पर विराजमान थे और उन्होंने क्यों 1.5 घंटे तक, आप तो किनारा कीजिए फिर, वो तो कह रहे हैं खुद कि मैं कोई संत नहीं हूँ। बोलने का अवसर दिया गया, मुझे तो बना दिया गया संत, बाकी 10 मिनट का अवसर दिया गया। नहीं उपासनी जी, वही तो सवाल है फिर। अगर ये सारा कुछ आयोजित था तो फिर क्यों मंच पर बिठाया गया? अब आप भी फंस रहे हैं ना सर उपासनी जी। आप ये कह रहे हैं कि ये सब प्रायोजित था तो फिर बीजेपी को किस चीज का डर है? बीजेपी को क्यों समानता चाहिए फिर? अगर ये सब प्रायोजित था तो वो अपने व्यक्ति पर कार्रवाई करने दीजिए फिर। ये कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम था। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व को लेकर जो कवर्धा की घटना हो गई, पूरी तरह से घिर गई है, और इस कारण से इनके मंत्री उसमें शामिल थे, और इस कारण से इस प्रकार से प्रायोजित कोई भी सर इस तरह के चोला ओढ़कर अगर कुछ भी बोल देगा और उससे हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा ना सर, तो बहुत पहले आ चुका होता। लोकेन जी ठाकुर जी बोलिए। क्यों इनका डर है? लोकेन जी नहीं, डर तो सर आपका ज्यादा लग रहा है मुझे।
जिस तरीके से आप बचाव कर रहे हैं ना, डर ऐसा लग रहा है कि आपको ज्यादा नाम लाया जा रहा है, क्यों भाजपा का नाम लाया जा रहा है? जब उन्हें वहाँ आरएसएस कोई संगठन वहाँ पर नहीं था, कोई भाजपा संघ का नहीं था, तो ये क्यों लाया जा रहा है? जब इनके सारे कार्यक्रम इनके द्वारा तय किए गए, सारे संतों का नाम इनके द्वारा तय किया गया। सर, बीजेपी नेताओं की लंबी फहरिस्त मिल जाएगी जो वहां मौजूद थे। लोकेश जी, मैं उदाहरण बताना चाहूंगा। उपासने जी मुझे बताएं, उपासना जी बताएं कि धर्म संकट से पहले पुजारी पाठ में बैठना किसने बुलाया था? इसलिए वो बैठे नीचे बैठे हुए थे। धर्म संकट से पहले बोलने के लिए डॉक्टर रमन सिंह की सूचना मीडिया को किसने दिया था? मठ पर बुलाया गया था, इसलिए वहां पर पूजा करने गए थे। नहीं, एक बात क्लियर कीजिए सर, एक बात क्लियर कीजिए आप दोनों सर, के द्वारा किया जा रहा एक बात क्लियर कीजिए। धनंजय जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे। धनंजय जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही। अगर आपको लगता है कि आयोजन में गड़बड़ थी, गलत मंशा के साथ ये आयोजन हुआ, तो पहले आयोजनकर्ताओं को पकड़िए। फिर आप किस चीज का इंतजार हो रहा है अब तक? अगर इस तरह के आयोजन गलत हैं, आप दोनों पार्टियों को लगता है कि एजेंडा है, तो आयोजनकर्ताओं क्यों नहीं पकड़ा गया अब तक? निश्चित तौर पर आपने बढ़िया सवाल पूछा है, और भाजपा नेताओं की बौखलाहट भी यही है, क्योंकि कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है। सच्चाई जनता के सामने आएगी कि किसने पुजारी पार्क में धर्म सत्संग को लेकर बैठक का आयोजन किया था, आरएसएस भाजपा जुड़े लोगों को बुलाया था, किसने धर्म संसद के आयोजन में मीडिया को संदेश देके बुलाया था। चलिए, राजनीतिक डिबेट से इतर कुछ वाजिब सवाल है, फैक्चुअल सवाल है। मैं आ रहा हूं सर, 1 मिनट आप दोनों के पास। रामविलास यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, एक्स डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के। रामविलास यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। उपासना जी, 1 मिनट सर, मैंने समय दे दिया, थोड़े लेट से जुड़े हैं रामविलास जी, उनसे 1-2 सवाल हो जाए, मैं लौट रहा हूं, समय बचेगा तो। रामविलास यादव जी, सबसे पहला और सीधा सवाल तो यही है कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई, वो क्या कानूनी रूप से गलत थी? क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री सवाल उठा रहे प्रक्रिया को लेकर। ये जो सीआरपीसी, जिसमें कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें प्रक्रिया दी हुई है जी कि जहाँ भी कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है, तो वहाँ की जिस क्षेत्र में संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, वहाँ का पुलिस जाके कहीं से भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है। उसमें यह है कि पहली कंडीशन ये है कि उसके जब गिरफ्तारी करेगी तो वो एक तरीके से जिसको कहें कि वारंट केस की संज्ञेय अपराध घटित होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसके परिवार को सूचना देनी चाहिए, या उसके जान पहचान वालों को, उसके वकील को, उसके वकील की मदद मिले, ये भी सूचना उसको देनी चाहिए। और जो सक्षम न्यायालय है, जिस न्यायालय में, जिस थाना का न्यायालय है, उसके अंदर 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना है। मतलब जिस राज्य से गिरफ्तारी हुई है सर, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं इसके, वहां की पुलिस को सूचना देना जरूरी है या नहीं है? थोड़ा सा और इसको स्पष्ट कर दीजिए कि वहां मध्य प्रदेश से क्योंकि गिरफ्तारी हुई है, तो क्या मध्य प्रदेश की पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी? मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना कानूनी रूप से देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो एक तरीके से जब हम जाते हैं तो सूचना दे देते हैं कि भाई कोई झगड़ा नहीं हो जाए, किसी प्रकार की कोई उनकी मदद की ज़रूरत पड़े वो हो जाए। तीसरा, ट्रांजिट रिमांड यदि लेना पड़े तो फिर उसको ये है कि यदि उन्होंने ये देखा कि वहाँ कोई झगड़े की संभावना नहीं है, वहाँ वो आसानी से अपना काम पूरा कर लेंगे, उनको ट्रांजिट रिमांड की ज़रूरत नहीं है, तो वो सूचना उन्होंने जो विवेक अपना इस्तेमाल किया और सूचना नहीं दी। ठीक है। फिर ये है कि कई बार सूचना देने से उनकी गिरफ्तारी भी संभव नहीं है, तो जो थाना जो संबंधित पुलिस जो गई थी, उसने अपना विवेक का इस्तेमाल करके कानूनी प्रक्रिया उन्होंने अपने लागू की। ठीक सर, दूसरा सवाल ये कि क्योंकि शुरू में जो धाराएं थी वो उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन क्योंकि एक प्रेशर आया पुलिस पर भी, लगातार सवाल उठ रहे थे कि बड़ा मामला है, तो राष्ट्रद्रोह की धारा इसमें जोड़ दी गई। इसको कन्विक्ट करवा पाना कोर्ट में, क्योंकि एक बयान आया है सर, क्या ये उस कैटेगरी में हम रख सकते हैं इसको, और क्या कोर्ट में ये धारा टिक पाएगी आपकी नज़र में सर? हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन फिर भी ऐसे मामलों में क्या राष्ट्रद्रोह लग सकता है? देखिए, विवेचना में तो ये है कि जब इस प्रकार की, मुझे नहीं मालूम कि पुलिस ने क्या क्या धाराएं उसमें लगाई हैं, लेकिन जो भी विवेचना अधिकारी होगा कि उसने
किस प्रकार की वहाँ धाराएं लगाई हैं और किस प्रकार से गिरफ्तारी की है, तो विवेचना अधिकारी अपनी पूरी डिटेल केस डायरी में लिखता है। लेकिन 124A के बारे में मैं अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अंदर उसमें विवेचना में किस प्रकार के साक्ष्य इकट्ठे किए हैं या नहीं किए हैं, उसके बारे में मैं यहाँ से क्योंकि देखा नहीं है तो टीका टिप्पणी करना क्या राष्ट्रपिता को, लेकिन राष्ट्रपिता के खिलाफ टिप्पणी देना सर, मैं पूछता हूँ थोड़ा सा सरल करके इसको, क्या राष्ट्रपिता के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी करना क्या इस धारा में आ सकता है राष्ट्रद्रोह की? देखिए, ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार कहा है कि किस प्रकार की टिप्पणी से किस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, सुरक्षा व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, वो एक काल्पनिक सवाल हो गया। तो इस प्रकार से उनका लगाना नहीं लगाना ये थाना प्रभारी का विवेक है, और थाना प्रभारी एक सक्षम अधिकारी रहता है, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी दूर से बैठ के करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। ठीक है उपासनी जी, प्रक्रिया तो सर सही हुई, तो फिर गृह मंत्री ने वहां पर क्यों सवाल उठाए? एक्स-डीजीपी ने साफ कर दिया कि वहां ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि वहां के पुलिस की मदद ली जाए। ये स्वयं कह रहे हैं कि कानून में भला न लिखा हो, लेकिन दूसरे प्रदेश में कभी जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण हो सकती हैं, उन परिस्थितियों को आखिर वहाँ की स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन और उसी सरकार को ही उस पर नियंत्रण करना होता है, रोकना होता है। तो आपका ऐसा क्या पूर्वाग्रह था कि भाई आपको ऐसा क्या भय था कि आप सरकार को बिना सूचित किए जो मान्य इसी प्रदेश में आप देखेंगे कि सीबीआई की पुलिस आती है तो यहाँ पर इस सरकार ने उनको मना कर दिया है कि हमारे बिना अनुमति के नहीं आएंगे। तो ये ठीक है, कुछ तकनीकी खामी है, मैं लौटता हूं सर आपके बाद। धनंजय जी, लेकिन कानून में नहीं लिखा है बेशक, लेकिन आप तो बात करते हैं, वकालत करते हैं संघीय ढांचे की, तो आज आपको लगता है कि वो संघीय ढांचे में अगर आप बता देते वहां के पुलिस को तो बेहतर रहता, वहां की मदद भी मिल सकती थी आपको, या आपको मध्य प्रदेश पुलिस पर ही एतबार नहीं है? आपने बढ़िया सवाल पूछा लोकेन जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे 1 मिनट ज्यादा का। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2 राज्यों में कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, पुलिस उसको ढूंढ रही है। एक टीम राजस्थान जाती है, एक टीम महाराष्ट्र जाती है, एक टीम कर्नाटक जाती है, उत्तर प्रदेश जाती है और एमपी भी जाती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 2 राज्यों में जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, जो एक प्रकार से चर्चित चेहरा है, आखिर वो कैसे मध्य प्रदेश में आ गया, उसको किराए का मकान मिल गया? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या उसे मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको गिरफ्तार किया जाए? क्या उनको संरक्षण उनके द्वारा दिया जाता है? और जब गिरफ्तारी होती है तो इस प्रकार की बेचैनी किस बात का संकेत देता है? असल मायने में और गृह मंत्री जी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं जो नाथूराम गोडसे जिंदाबाद लगाने वाले हैं उनको संरक्षण देने का प्रतीत होता है, मैं तो कहना चाहूंगा। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी को एक 2 राज्यों में एफआईआर दर्ज आरोपी राज्य में आ जाते हैं और उनको भनक नहीं लगती है, नहीं तो उनको गिरफ्तारी तो उनको स्वयं को करना चाहिए था और गिरफ्तार करके उनको छत्तीसगढ़ सरकार को सौंपना चाहिए था। तो जी सिंह नाकाम हो चुके हैं और उनकी नाकामी का पोल खुल चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता इस बात से भयभीत है कि जो आरोपी मध्य प्रदेश में आ गया उसकी गिरफ्तारी नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश जनता कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे? रामविलास यादव जी, एक आखिरी सवाल सर आपसे। एक अभिव्यक्ति की आजादी, फिर से ये शब्द ऐसा है जो इस वक्त चर्चा में आ गया है, और इस अभिव्यक्ति की आज़ादी को सर कोई लाइन खींचने की अब ज़रूरत महसूस हो रही है या लाइन खींची हुई है इसको लेकर? क्योंकि कोई कुछ भी बोल सकता है क्या इस अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर? ये देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी कोई पूरी नहीं है कि कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल दे। एक जिसको बोलते हैं कि संसदीय भाषा, या जिसको कहें कि उस भाषा के तहत आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, किसी का विचार से आप मत भिन्नता रख सकते हैं, किसी से आप अपना मत अलग रख सकते हैं, लेकिन एक गरिमा पूर्वक तरीके से और एक अच्छी भाषा में आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने उस लाइन का उल्लंघन किया तो फिर अपराध घटित हो जाता है। ठीक, उपासनी जी, आखिरी सवाल आपसे कि ये मध्य प्रदेश में सर मिला, तो ये तो मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए सर सवाल है कि आरोपी वहां तक पहुंच कैसे गया? ठाकुर जी ने सवाल उठाया ये। एक व्यक्ति अपने कहीं भी मकान लेकर रह सकता है,
ये तो ठाकुर साहब जो बात उठा रहे हैं, क्या कहीं महाराष्ट्र का रहने वाला तो कोई तमिलनाडु उधर रहते हैं दक्षिण भारत में, मध्य प्रदेश में जहां उनके समर्थक होंगे वहां पर जाएंगे, वो जहां वहां पर रहते होंगे वहां उसमें। चलिए समय इतना ही है सर, लेकिन ऐसे मामलों पर राजनीति ना हो ये उम्मीद हम कर सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। किसी ने गलत बोला है तो उस पर कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की भी एक सीमा है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।